तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट समाधान एकेडमी में। और मैं हूं लॉयर हिमांशु भोर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछला वीडियो हमने डाला था दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डालेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो महिला पर्यवेक्षक एमपी में जो वैकेंसी आई है, आने वाली है, उसमें जो एज इट इज अगर आप उसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है बच्चों और महिलाओं से संबंधित अधिनियम। तो उसमें से एक जो एक्ट है जो आज मैं लेकर के आया हूं, और पिछले वीडियो जैसे मैंने डाला था आप सभी जानते हैं, जिसमें आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी आप सभी लोगों का। इसी तरह आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और इसी को लेकर मैं और अगले आने वाले समय में और अच्छा कंटेंट और वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ठीक है ना। तो देखते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 क्या कहता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ने से पहले, माफी चाहूंगा, बाल विवाह अधिनियम पढ़ने से पहले देखना है कि भाई बाल विवाह होता क्या है, ठीक है ना। बाल विवाह का मतलब क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का 18 वर्ष से महिला कम हो और 21 वर्ष से बालक जो लड़का जो है वो कम हो, अगर उसका विवाह हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, बाल विवाह। देखिए सबसे पहले बाल विवाह को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बालक की परिभाषा क्या है। बालक की परिभाषा क्या है ना। बालक किसको कहते हैं? बालक कौन है? बालक कौन है? अब आप बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तो देखेंगे, उसकी धारा आप देखेंगे, धारा 2A देखेंगे, तो उसमें आपको बालक की परिभाषा दिखेगी। अब बालक में लड़का भी आता है और लड़की भी आती है, ठीक है ना। बालक में लड़का भी आता है और लड़की भी आती है। तो लड़के की जो उम्र बताई गई है, लड़के की उम्र कितनी बताई गई है? 21 वर्ष। और जो लड़की है, लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र बताई गई है 18 वर्ष, ठीक। बालक, हम पढ़ रहे हैं बाल विवाह अधिनियम। बाल विवाह को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। तो बाल विवाह पढ़ने से पहले हम यह देखेंगे कि बालक की परिभाषा क्या है। तो बालक की परिभाषा दी हुई है आपको काय में, बाल विवाह अधिनियम प्रतिषेध जो करता है उसकी धारा 2A में दी हुई है, जिसमें बालक किसको कहते हैं? दोनों ही आते हैं, लड़का भी आता है और लड़की भी आती है। तो लड़का आता है जो कि 21 वर्ष का हो, और लड़की जो हो 18 वर्ष से कम की हो ना, कम, 21 वर्ष से कम, और ये 18 वर्ष से कम हो, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन है बालक की। अब अगली बात, अब बात करते हैं बाल विवाह क्या होगा। ये समझा आपने? बाल विवाह क्या होगा, देखिए बाल विवाह की बात करें, बाल विवाह की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी इसी अधिनियम में। इसी अधिनियम में आपको देखने को मिलेगा बाल विवाह, धारा 2, बाल विवाह। बाल विवाह आप देखेंगे धारा 2B में, ठीक। अब बाल विवाह किसे कहेंगे? बाल विवाह कोई पक्षकार या तो लड़का या तो लड़की, दोनों में कोई भी क्या हो, बालक हो। मतलब लड़का हो तो 21 वर्ष से कम हो और लड़की हो तो 18 वर्ष से कम हो, ठीक। कोई पक्षकार या दोनों क्या हो, या दोनों, कोई पक्षकार या दोनों क्या हो,
बालक हो। दोनों में से कोई भी पक्षकार क्या हो, बालक हो, या तो लड़का हो जाए या तो लड़की हो जाए। और बालक की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, लड़का 21 वर्ष से कम हो और लड़की 18 वर्ष से कम हो, ठीक है ना। तो बाल विवाह वह होगा जब दोनों में से कोई भी व्यक्ति बालक हो या दोनों ही बालक हो, अगर वो विवाह करते हैं तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। ठीक, हमने ये दो चीज समझी। अब मुझे बात बताइए कि भाई कोई बाल विवाह कर रहा है या कोई विवाह कर रहा है तो हमें उससे क्या दिक्कत है, ठीक है ना। कोई विवाह कर रहा है या कोई बच्चा विवाह कर रहा है तो हमें उससे क्या समस्या है। तो समस्या देखो, आप समस्या है, समस्या की बात करूं मैं तो आप देख रहे होंगे सबसे पहली बड़ी समस्या यह है कि अगर किसी बच्ची का पहले ही शादी हो जाती है, उसकी बॉडी की अगर आप देखेंगे उसके जो शरीर की परिपक्वता नहीं होती है और उसके बाद में फिर वो जो है विवाह कर लेती है 18 वर्ष के पहले ही, तो क्या होता है कि अगर वो विवाह कर लेगी तो पहली समस्या क्या आएगी, पहले तो वो रोगों का कारण बनेगी। उसकी शरीर में काफी सारे रोग देखने को मिल सकते हैं। दूसरा क्या है, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। तीसरा कारण क्या है, तीसरी समस्या क्या है, अगर बाल विवाह होगा तो कुपोषण का शिकार हो सकती है महिला। कुपोषण बच्चे में भी हो सकता है कुपोषण, और महिला तो पहले ही परिपक्व नहीं है ना विवाह के लिए किसी, ठीक है ना। कुपोषण हो सकता है, बच्चा हो या महिला हो, या बालिका लिख सकते हैं। बालक में दोनों आते हैं, ठीक है ना, लड़का भी आता है और लड़की भी आती है। और चौथा क्या हो सकता है, शिशु मृत्यु दर बढ़ सकती है। और पांचवा कारण क्या हो सकता है, मातृत्व मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए हमें यह अधिनियम बनाया गया। मातृत्व मृत्यु दर बढ़ सकती है। ठीक, तो बाल विवाह के ये समस्याएं हैं। पहली समस्या क्या है, रोगों का कारण बहुत सारे रोग जो है उस बच्ची को लग सकते हैं, महिला को लग सकते हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, ठीक है ना। कुपोषण का शिकार बच्चा भी हो सकता है, और जो बालिका जिसका विवाह हुआ वो भी हो सकती है। शिशु मृत्यु दर हो सकती है, शिशु की मृत्यु हो सकती है। मातृत्व मृत्यु दर बढ़ सकती है, माता की मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। तो ये समस्याओं सभी को रोकने के लिए, इनको रोकने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 हमें लाना पड़ा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम क्या कहता है। देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिषेध करना। बाल विवाह को मैंने आपको समझाया कि कोई भी बालक अगर विवाह करता है, बालक में दोनों आएंगे, लड़का भी आएगा लड़की भी आएगी, अगर वे विवाह करते हैं तो उसको रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया 2006 में। ठीक, ये आप याद रखेंगे, अधिनियम कब का है, 2006 का। देखिए अब इसका उद्देश्य पढ़िए। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह और इससे जुड़े और आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के इसका उद्देश्य क्या है, बाल विवाह को रोकना, और इससे जितने भी जुड़े हुए प्रयोजन हैं उन मामलों को उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। ठीक, इसका उद्देश्य यही है, बाल विवाह को रोकना और उससे जुड़े हुए जितने भी आकस्मिक मामले हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। ठीक, अब बात करते हैं अधिनियम कब पास हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे कब मिली, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि अधिनियम का रूप कब लेता है, जब संसद में कोई विधेयक लाया जाता है, उसके बाद जो पारित हो जाए, किससे, राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल जाए, तब जो है कोई विधेयक अधिनियम का रूप लेता है, ठीक है ना। तो इसको कब मिली स्वीकृति भाई, इसको मिली 10 जनवरी 2007। कब मिली, 10 जनवरी 2007 में इसको स्वीकृति मिली। अब देखिए
अगली डेट जो है लागू हुआ, अब इसको बोलते हैं प्रवृत्त। प्रवर्तन में कब आया ये? प्रवर्तन में आया, लागू हुआ 1 नवंबर 2007 में। स्वीकृति कब मिली? 10 जनवरी 2007। लागू हुआ 1 नवंबर 2007। दोनों डेट याद रखेंगे, आपसे ही बोल रहा हूं। इधर देखिए, 10 जनवरी 2007 लागू हुआ 1 नवंबर 2007। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 10 जनवरी 2007, लागू हुआ 1 नवंबर 2007। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है? अब देखिए, किसी भी अधिनियम में पहली जो धारा होती है उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ उसका बताया जाता है, क्या होता है, विस्तार कहां पे होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है। ठीक, इस अधिनियम का नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है। ठीक है, अगली बात, ठीक है भैया, हमने देख लिया इसका नाम कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है। ठीक है, अगली बात क्या कहता है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। कहां पे है? संपूर्ण भारत में। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 2019, इस डेट में संशोधन करके सभी अधिनियमों में जम्मू कश्मीर जो अपवाद था उसको हटा करके संपूर्ण भारत कर दिया विस्तार। ठीक है, आगे देखिए, और यह भारत में बाहर तथा भारत के सभी नागरिकों को भी लागू होता है, परंतु इस अधिनियम की कोई बात पुडुचेरी, ये याद रखिएगा। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के रेनेसाओं पर लागू नहीं होता, अपवाद है। ठीक, अपवाद क्या है? ये अपवाद है। ये अपवाद है, रेनेसाओं पर लागू नहीं होता। ठीक, अब ये रेनेसांस क्या है भाई? पहली चीज तो इसका विस्तार कहां है? संपूर्ण भारत में। क्वेश्चन पूछे कहां पे विस्तार है? संपूर्ण भारत में। अगर वहां पे दिया हुआ है कि कहां पे लागू नहीं है, तो अब आप लगाएंगे अपवाद में क्या आएगा? रेनेसाओं क्षेत्र में, पुडुचेरी, रेनेसाओं पर। अब ये रेनेसाओं क्या है? देखिए, ये जो बात बता रहा हूं ना मैं, आप कहीं भी खोज लीजिएगा, ये बात आपको मिलेगी नहीं। ठीक है ना, किसी भी आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो लेक्चर देख लें, आपको ये बात कोई समझाने वाला नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं। रेनेसां का मतलब ये होता है, पुडुचेरी क्षेत्र आप सभी जानते हैं कि वहां पे फ्रांस ने शासन किया है। ठीक है, फ्रांस तो चले गए, लेकिन आज भी वहां पे ऐसे लोग हैं जो वहां के, हमारे यहाँ के स्थानीय कानून को नहीं मानते, वहां के वो फ्रेंच कोड को मानते हैं। तो वो फ्रेंच कोड को मानने वाले, उन पर वो ये जो अधिनियम है वो लागू नहीं होता। तो वो उसका एक्सेप्शन यही है। ठीक है ना, वहां के जो फ्रेंच लोग हैं वो वहां के फ्रेंच विधि के कोड को ही मानते हैं, स्थानीय कानून को नहीं मानते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पुडुचेरी इसका संघराज क्षेत्र क्या है? अपवाद है। एज इट इज क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है ना, और आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप वीडियो छोड़ करके नहीं जाएंगे, आगे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्वेश्चन लेकर के आया। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, परिभाषाएं। देखिए, कोई भी अधिनियम आप पढ़ते हैं तो उसमें परिभाषाएं होती हैं। तो इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं मैं आपको बताता हूं। देखिए, परिभाषा पढ़िए, इस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित परिभाषाएं। ठीक, पहली परिभाषा है बालक की। अभी मैंने आपको समझाया बालक कौन होगा। लड़का है तो 21 वर्ष से कम होना चाहिए, लड़की है तो 18 वर्ष से कम होना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, बालक से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो 21 वर्ष यानी 21 ईयर की आयु पूरी नहीं की हो, मतलब 21 वर्ष से कम पूरी नहीं की है, और यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम पूरी नहीं की, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं करी है, नारी हो, और अगर पुरुष है तो वो 21 वर्ष से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तब वो बालक कहलाएगा। अब यही दो मिलकर के जब बाल विवाह करते हैं, यही दो मिलकर के विवाह करते हैं, तब वो बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह, अब देखिए अगली डेफिनेशन, बाल विवाह की डेफिनेशन। अभी मैंने आपको समझाया था क्या बाल विवाह क्या होता है। बाल विवाह से ऐसे विवाह अभिप्रेत हैं जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है। वही बात कि दो पक्षकार होते हैं विवाह में, तो दोनों में से कोई एक बालक हो या दोनों ही बालक हो, तो वो क्या कहलाएगा? बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है, धारा 2 का बालक की डेफिनेशन देता है, धारा 2 का बाल विवाह की डेफिनेशन देता है। आइए आगे देखिए। अब देखिए, अब यहां पे हमारा
मेन जो एक्ट है वो चालू होता है। देखिए मैंने इसको बाल विवाह के अधिनियम के प्रावधानों को मैंने 3 भाग में बांटा है। पहला भाग देखिए प्रक्रियात्मक प्रावधान, दूसरा दंडात्मक प्रावधान और तीसरा प्रशासनिक प्रावधान। अब मैंने इसमें क्यों बांटा है, ये आपको पढ़ने के लिए बहुत ही ईजी होगा, याद करने में बहुत ही ईजी होगा। मैं आपको क्लास में याद भी करवाऊंगा कि कैसे हमको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। तो प्रक्रियात्मक प्रावधान जो है आप देखेंगे इसमें धारा 3 से लेकर के धारा 8 तक, धारा 3 से लेकर के धारा 8 तक। और ये दंडात्मक प्रावधान जो है वो आप देखेंगे धारा 9 से लेकर के धारा 11 तक। ठीक, राइटिंग पे गौर मत करिए, कभी मेरी राइटिंग खराब है ना। चलिए, और प्रशासनिक प्रावधान जो है आपको इसमें देखनी पड़ेगी धारा 13 और धारा 16, ठीक है ना, धारा 13 और धारा 16। अब चलिए प्रक्रियात्मक प्रावधान कहां से कहां तक है, धारा 3 से लेकर के धारा 8 में। इसमें यह बताया गया है कि भाई अगर बाल विवाह कर लेता है तो उसके लिए आवेदन कहां करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए बाल विवाह हो गया है, किसी ने विवाह करवा दिया है, उसके लिए दंड कौन देगा, कहां कौन सक्षम न्यायालय है, उसके प्रावधान कहां दिए हुए हैं, धारा 9 से धारा 11 तक दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब प्रशासनिक प्रावधान में प्रशासन कौन प्रशासन कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये धारा 13 और धारा 16 बताता। अब आते हैं अपन, पहले देखते हैं प्रक्रियात्मक प्रावधान। ठीक, धारा 3 से शुरू करेंगे धारा 8 तक। आइए देखिए प्रक्रियात्मक प्रावधान। धारा 3 क्या कहती है, बाल विवाह को संविदा करने वाले पक्षकार के बच्चे होने पर जो है शून्यकरणीय माना जाएगा। क्या माना जाएगा, शून्यकरणीय। अब ये शून्यकरणीय का मतलब क्या होता है, बाल विवाह तो मान लीजिए हो गया, चलिए अब न्यायालय में दोनों ही पक्षकार में से कोई भी एक पक्षकार जाकर के अगर आवेदन करेगा, कौन से न्यायालय में करेगा, जिला न्यायालय में, तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है उस विवाह को, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है, शून्य करने का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज वर्तमान में तो शून्य नहीं है, लेकिन अगर आप उसको शून्य करवाना चाहते हैं तो आपको न्यायालय में जाकर के करवाना होगा, फिर न्यायालय जो है उसको शून्य घोषित कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका पहला क्लॉज क्या पढ़ता है, क्या बोलता है। पहला बोलता है कि प्रत्येक बाल विवाह चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ में या पूर्व या पश्चात अनुस्थापित किया गया है तो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी होगा जो विवाह के समय बालक था। देखिए इस अधिनियम के लागू होने के पहले, या तो पहले कर लिया हो, अधिनियम कब लागू हुआ, 2006 में लागू हुआ है, 2007 में लागू हुआ है, तो वो उसने पहले कर लिया हो या उसके बाद किया हो, अधिनियम लागू होने के बाद में, तो भी वो, और जो व्यक्ति क्या हो, बालक था, तो वो जो अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, उस विवाह को शून्य करनी घोषित करवा सकता है, ठीक है। अब अगला देखिए, यदि याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता नाबालिग है तो याचिका उसके अभिभावक या मित्र के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास दायर की जा सकेगी। ठीक, अब ये याचिका आप कहां दायर करेंगे, मान लीजिए, देखिए देखो मैं इसको एक अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं। देखिए धारा 3 क्या कहती है, धारा 3, इसको आप, पहली चीज तो क्या होगा, विवाह जो है, विवाह क्या होगा, पक्षकारों के विकल्प पर शून्य करनी होगा, पक्षकारों के विकल्प पर, ये विकल्प पर क्या होगा, शून्य करनी, क्या होगा, शून्य करनी होगा, ठीक है भाई। अब मान लीजिए अब शून्य करनी होगा तो भाई कैसे होगा शून्य करनी, पहली बात तो ये होगी कि उसको क्या करना पड़ेगा, जिला न्यायालय में क्या करना होगा, जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में क्या देनी होगी, आवेदन देना होगा। अब मान लीजिए बच्चा बालिग है, बच्चा नाबालिग है, बालक है, वो बच्चा नाबालिग है, तो वो क्या करेंगे, उसके जो माता पिता हैं, माता पिता
माता पिता क्या करेंगे, वाद मित्र के साथ, वाद मित्र मतलब एडवोकेट, वाद मित्र के साथ वो जाएंगे कहां पर, किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास जाएंगे। ठीक, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास जाएंगे और फिर जो है ये जो तीनों मिलकर के न्यायालय में जाकर के उसको फिर जो है जिला न्यायालय में जाएंगे और उसको शून्य करनी घोषित करवा देंगे। ठीक, अगर अब बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा चाह रहा है कि नहीं, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जिला न्यायालय में वाद दायर करना है, तो अब बच्चे को करना है, तो बालक कब करेगा, जब वो अगर वयस्क हो जाए, क्या हो जाए, वयस्क हो जाए, उसके 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष बाद जो है वो आवेदन कर सकता है, 2 वर्ष बाद जो है वो आवेदन कर सकता है, अगर वो जब क्या है वयस्क हो जाए। ठीक है ना, वयस्क हो जाए। अब उसको आप थोड़ा सा समराइज करता हूं मैं आपको, देखिए विवाह के पक्षकारों पर क्या होगा, विवाह शून्यकरणी होगा। शून्यकरणी घोषित करवाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आप जाएंगे जिला न्यायालय में। अगर बच्चा अवयस्क है तो उसके माता पिता जाएंगे किसके साथ, वाद मित्र मतलब एडवोकेट के साथ, और वो कहां पे याचिका देंगे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास जाएंगे। वो उनको लेकर के जाएगा कहां पर, जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में फिर वहां पे आवेदन दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि बच्चे को करना हो, जो बालक है उसको ही करना हो, तो उसके वयस्क होने के 2 वर्ष बाद, ठीक है ना, वयस्क होने के 2 वर्ष बाद वो क्या कर सकता है, उस पर आवेदन कर सकता है। कहां पे, जिला न्यायालय पे। वो जो स्लाइड मैंने आपके लाया वो भी यही कहती है, वो भी यही कह रहा है, मैंने उसको समराइज कर दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो देखिए सेकंड वाले से पढ़िए। यदि याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता नाबालिग है तो याचिका उसके अभिभावक या मित्र के, ये वाद मित्र है ना, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ये वाद मित्र है, वाद मित्र के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास दायर की जा सकेगी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास दायर की जा सकेगी। फिर ये जो है वहां पे क्या करेंगे, जिला न्यायालय में। देखिए यहां पे एक क्लॉज छूट गया, परंतु यह है कि बाल विवाह को अकृत्यता की डिग्री द्वारा निरस्त करने के लिए जिला न्यायालय में याचिका, देखिए जिला न्यायालय में याचिका लगाई जाएगी। इसका सक्षम न्यायालय कौन सा है, जिला न्यायालय। ठीक, इसको याद रखेंगे। केवल विवाह के उस पक्षकार द्वारा दायर की जा सकेगी जो विवाह के समय बालक था, विवाह के समय जो बालक था उसी के द्वारा ही याचिका लगाई जा सकती है भैया। ठीक है ना, उस पक्षकार द्वारा जो कि क्या हो, विवाह के समय बालक हो। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, इस धारा के अधीन याचिका किसी भी समय, किंतु याचिका दायर करने वाले बालक के वयस्क होने, यहां पे 2 वर्ष है। ठीक, ये 2 वर्ष इसको ऐड करिएगा, यहां पे 2 वर्ष के पूरे होने के पूर्व दायर की जा सकेगी। वही बात बताया मैंने कि भाई बच्चा जो है अवयस्क है, लेकिन अब वो वयस्क हो गया है तो उसके वयस्क होने के 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पूरे होने से पूर्व दायर की जा सकेगी, वयस्क होने के 2 वर्ष पूर्व पहले। ठीक, चलिए एक मिनट, ये पूर्व है। चलिए अगला पढ़िए, इस धारा के अधीन विवाह को अकृत करने के लिए आदेश देते समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकार, उसके माता पिता अभिभावकों को और आदेश दिया जाएगा, और पक्षकार उसके माता पिता अभिभावकों जैसे भी मामला हो, विवाह के अवसर को दोनों के पक्षकार प्राप्त धन। ठीक है, अब देखिए बाल विवाह जो भी धन प्राप्त हुआ है, बाल विवाह में जो भी धन प्राप्त हुआ है वो एज इट इज उसको वापस कर दिया जाएगा वधू को। ठीक, धन जो भी प्राप्त हुआ, धन संबंधी संपत्ति जो भी प्राप्त हुई हो दहेज के रूप में या उपहार के रूप में, वो सब किसको वापस कर देंगे, महिला को। धन वापस करेंगे किसको, महिला को। ठीक, शून्यकरणी घोषित हो गया। कौन कराएगा, कहां पे कराएंगे, जिला न्यायालय में। अगर जिला न्यायालय में जो है
बच्चा अवयस्क है तो माता पिता कर दें अपने वाद मित्र के साथ मिलकर के, कहाँ पे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास में जाकर के, और बच्चे के वयस्क होने के 2 वर्ष पूर्व आवेदन कर सकता है, और धन वापसी अगर शून्यकर्णी घोषित हो गया तो धन वापस करेंगे महिला को, जो भी उपहार के स्वरूप में जो भी मिला हुआ। ठीक, तो ये जो स्लाइड थी वो उसका निचोड़ था। ठीक है ना। अगला देखिए धारा 4। धारा 4 क्या कहती है? अब वहां पे शून्यकर्णी तो आपने घोषित करवा दी है। अब देखिए, बाल विवाह करने वाली महिला पक्ष को भरण पोषण और निवास का प्रावधान। देखिए आपने क्या किया, पहले आपने शून्यकर्णी घोषित करवा दिया, विवाह को शून्य घोषित करवा दिया। ठीक, अब देखिए क्या कहता है, अब तो भरण पोषण देना। देखिए शून्यकर्णी आपने घोषित कराया तो अब वो तो हो गया, शून्य तो हो गई विवाह, और साथ ही साथ आपको क्या देना पड़ेगा, भरण पोषण भी देना पड़ेगा और निवास स्थान भी देना पड़ेगा, आवास स्थान भी देना पड़ेगा महिला को। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगला देखिए, पहला क्लॉज क्या कह रहा है, धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय अंतिम आदेश भी दे सकेगा जिसमें बाल विवाह में शामिल पुरुष पक्षकार को निर्देश दिया जा सकेगा, और यदि ऐसे विवाह में शामिल पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता विभागों को विवाह में शामिल पक्षकार के उसे पुनर्विवाह होने तक भरण पोषण दिया जाएगा। देखिए पहली चीज, अवयस्क है। अब देखिए बच्चा अगर अवयस्क है, लड़का जो है अवयस्क है और विवाह हो गया है और विवाह शून्यकर्णी घोषित हो गया है, तो भरण पोषण किसको देना पड़ेगा, उसके माता पिता को देना पड़ेगा। ठीक है ना। पहला क्लॉज ये कहता है, पहला क्लॉज यही कहता है कि अगर शून्यकर्णी घोषित हो गया है विवाह, तो जो है वो कौन देगा भरण पोषण, माता पिता देंगे। अगर कौन अवयस्क है, कौन पक्षकार, पुरुष पक्षकार अगर अवयस्क है तो वो क्या देंगे, उसके माता पिता भरण पोषण देंगे। आया समझ में। अगला क्लॉज पढ़िए, देय भरण पोषण की राशि का निर्धारण जिला न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई, जो जिला न्यायालय है वो इसकी सुनवाई करते हैं, तो जिला न्यायालय द्वारा ही भरण पोषण की राशि तय की जाएगी। और बच्चे की आवश्यकताओं, विवाह के दौरान बच्चे द्वारा अपनाई जाने वाली जीवन शैली का भुगतान वाले पक्ष के आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए, और जो वहां पर जो है जो पुरुष पक्षकार है उसके आय के साधनों को ध्यान रखते हुए जो है महिला पक्षकार को भरण पोषण दिया जाएगा। ये नहीं कि मान लीजिए पुरुष पक्षकार जो है वो 20,000 रुपये महीने कमाता है, तो 20,000 में से समझ लीजिए उसको 30,000 के लिए भरण पोषण के लिए कह दे कि भाई आप 30,000 देंगे भरण पोषण, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना। उसकी आय के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। भरण पोषण की राशि मासिक या एक मुश्त भुगतान करने का निर्देश दी सकेगी। या तो आप मासिक दे दें वो भरण पोषण की राशि, या तो एक मुश्त भुगतान कर दें। ठीक, एक मुश्त भुगतान कर दें। ठीक है ना। करने का निर्देश दिया जा सकेगा। कौन देगा, जिला न्यायालय निर्देश देगा। अगला क्लॉज पढ़िए, यदि धारा 3 के अधीन याचिका दायर करने वाला पक्षकार महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के संबंध में भी उपयुक्त आदेश दे सकता है। देख लो, अगर महिला ने याचिका दायर करी है तो उसके निवास का भी इंतजाम कौन करेगा, वो पुरुष पक्षकार ही करेगा, उसके माता पिता ही करेंगे। ठीक है ना। उसके रहने के संबंधी कब तक, जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। देखिए पहला क्लास क्या हो गया कि भाई अगर शून्यकर्णी घोषित हो गई, और धारा 4 क्या कह रही है, धारा 3 कह रही थी कि शून्यकर्णी घोषित हो गई विवाह, उसके बाद में बाल विवाह करने वाले महिला अब क्या देना पड़ेगा, भाई भरण पोषण देना पड़ेगा और उसको निज निवास स्थान देना पड़ेगा रहने के लिए। तो धारा 3 वही, धारा 4 वही कहती है। उसका पहला क्लॉज यही कहता है कि भाई पुरुष पक्षकार अगर अवयस्क है तो उसके माता पिता भरण पोषण दे उसके पुनर्विवाह होने तक, जब तक उसकी दूसरी शादी न हो जाए तब तक उसका भरण पोषण दे। और जो भरण पोषण देंगे वो उनकी आय के ऊपर निर्धारित होगा कि कितना उनको भरण पोषण देना है। ठीक है ना। अगला तीसरा क्लॉज वही कहता है कि भरण पोषण की राशि या तो आप हर महीने दें, एक मुश्त जैसे भी देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है ना। चौथा क्लॉज क्या कहता है, यदि धारा 3 के अधीन याचिका दायर करते हैं, अगर वो महिला पक्षकार है तो उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास संबंधी प्रावधान भी, निवास संबंधी व्यवस्था भी उनको करनी पड़ेगी। ठीक है। निवास के संबंध में भी उपयुक्त आदेश दे सकता कौन, न्यायालय। भरण पोषण भी दो, रहने की जगह भी दो, शून्यकर्णी घोषित करवाए हैं आपने। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्लॉज क्या कहता है, बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों की अभिरक्षा एवं भरण पोषण। अब देखिए, बाल विवाह हुआ, मान लीजिए उन दोनों में जो है पुत्र की प्राप्ति हुई या पुत्री की प्राप्ति हुई, कोई उनसे एक जो है बच्चे संतान की प्राप्ति हुई, तो उसमें क्या होगा, अब उसको बच्चे को भी भरण पोषण देना पड़ेगा भाई।
है ना। ऐसा तो नहीं कि केवल महिला, उसकी भी तो कोई अपने राइट्स बनते हैं ना, तो उसको भी देना पड़ेगा। तो धारा 5 उसी के संबंध में है। धारा 3 देखिए, धारा 3 क्या कह रही थी कि पक्षकारों के विकल्प पर क्या होगी, शुनकरनी होगी। धारा 4 क्या कह रही थी कि कोई भी व्यक्ति जो है महिला के भरण पोषण की बात कर रही थी, महिला की भरण पोषण की बात कर रही थी कि शुनकरनी घोषित हो जाए तो और उसके बाद में महिला को क्या देना पड़ेगा, भरण पोषण देना पड़ेगा और निवास स्थान भी देना पड़ेगा। क्या कह रही है, धारा 4 कह रही है। अगला देखिए, अगली धारा क्या कह रही है, 5। अब संतान की प्राप्ति हो गई मान लो उनको, तो अब उस बच्चे का भी अधिकार बनता है भरण पोषण प्राप्त करने का। तो अब बच्चे के लिए उसने क्या प्रावधान किया वो देखिए। जहां बाल विवाह से बच्चे पैदा हुए हैं वहां जिला न्यायालय ऐसे बच्चों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश दे सकेगा। अब देखिए यहां पे किसको अधिकार है, जिला न्यायालय को। ठीक है भाई, जिला न्यायालय देगा आदेश, बच्चा अगर पैदा हुआ है तो जिला न्यायालय आदेश देगा अभिरक्षा के लिए समुचित। ठीक, किसके पास, माता के पास रखना है या पिता के पास रखना है, ठीक है ना। कौन उसकी देखभाल कर सकता है, उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए आदेश देते समय बालक का कल्याण, देखिए बालक का कल्याण और सर्वोत्तम हित, मतलब उसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि मां के पास वो सुरक्षित रहेगा या पिता के साथ सुरक्षित रहेगा, और उसका भविष्य किसके साथ सही है, माता के साथ सही उसका भविष्य रहेगा या पिता के साथ रहेगा। तो वो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसके पास उसकी अभिरक्षा देगा। ठीक है, तो जिला न्यायालय के पास ये जो है अधिकारिता है। अब देखिए, और दिया जाने वाला सर्वोपरि विचार होगा। चलिए अगला क्लॉज क्या कहता है, बालक की अभिरक्षा के लिए आदेश में दूसरे पक्ष को बालक तक ऐसी रीति से पहुंच प्रदान करने के लिए समुचित निर्देश भी सम्मिलित हो सकेंगे जो बालक के हितों की सर्वोत्तम पूर्ति कर सके, तथा ऐसे अन्य आदेश भी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें जिला न्यायालय बालक के हितों के लिए उचित समझे। मतलब यही है कि कोई भी अगर जिसके पास भी अभिरक्षा दे रहा है न्यायालय, तो वो क्या करेगा, उसके हितों की सुरक्षा के लिए जितने भी उससे अलग अलग जुड़े हुए जितने भी आदेश है वो दे सकेगा। ठीक, अगला क्लॉज क्या कहता है कि जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उसके माता पिता या अभिभावकों द्वारा बच्चे को भरण पोषण प्रदान करने के लिए भी समुचित आदेश दे सकेगा। जिला न्यायालय क्या करेगा, विवाह के किसी पक्षकार या उसके माता पिता या किसी पक्षकार। अब भाई बच्चे जो हैं वो तो खुद जो उन्होंने बाल विवाह किया तो वो तो खुद ही क्या है, बच्चे ये समझ लीजिए अवयस्क हैं, तो उनके माता पिता के ऊपर जो है बर्डन आ जाएगा कि वो उसकी अभिरक्षा करें, अच्छे से उसका भरण पोषण कर सके। किसका, बच्चे का, जो उन अवयस्क विवाहित लोग हैं उनसे जो बच्चे की प्राप्ति हुई है। ठीक है ना, तो वो माता के ऊपर बर्डन आता है। चलिए, माता पिता के ऊपर बर्डन आता है भरण पोषण का, क्योंकि वो खुद ही पहले से अवयस्क हैं, जो बच्चे जिनसे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हुई है। तो यही वो धारा 5 कह रहा है। धारा 3 क्या कह दी, देखिए मेरे वाइस करवा, धारा 3 क्या कह रही थी कि विकल्पों पर शून्य करनी होगा, फिर शून्य हो गया। अब महिला का भरण पोषण और उसका निवास स्थान बता रहा है, कौन सी, धारा 4 बता रही। अब मान लो विवाह हो गया है, उनसे संतान की प्राप्ति भी हो गई उन्हें, तो फिर क्या होगा, धारा 5 क्या कह रही है, धारा 5 कह रही है कि भाई आप बच्चे का भी अभिरक्षा और भरण पोषण आप करेंगे। ठीक, धारा 3, 4, 5 कंप्लीट। आइए अगली धारा देखिए भाई क्या कहती है। अगली धारा बात करती है बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे की वैधता। अब वैधता का मतलब होता है धर्मजता, जो धर्म से जन्मा हो, धर्मजता। अब धर्मजता का मतलब होता है जो धर्म से जन्मा हुआ। धर्म से जन्मा हुआ मतलब ये नहीं कि किसी धर्म से जन्मा हुआ, नहीं, धर्म से जन्मा हुआ मतलब किसी वयस्क लोगों का बच्चा हो, मतलब लड़का जो हो 21 वर्ष से ऊपर हो और लड़की जो हो 18 वर्ष से ऊपर हो, तो वो जो है बच्चा क्या होगा, वो होगा धर्मज बच्चा कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे उसने कहा है इस बात के होते हुए भी कि बाल विवाह धारा 3 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया है। डिक्री किए जाने के पूर्व ऐसे विवाह से उत्पन्न या गर्भित, देखो या तो पुत्र हो गया है मतलब संतान हो गई है, या माता के कोख में वो है, प्रत्येक बच्चा चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ या पूर्व मतलब पहले से या बाद से या पश्चात पैदा हुआ हो, तो सभी प्रयोजनों के लिए वैध बच्चा माना जाएगा। मतलब वो बच्चा कैसा कहलाएगा, धर्मज कहलाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। ठीक है ना, अधर्मज वो नहीं कहलाएगा, धर्मज कहलाएगा। ठीक,
धारा 6 कह रही है कि कोई भी बच्चा अगर वो जो विवाहित अवयस्क लोगों से संतान की प्राप्ति हुई है तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? धर्मज कहलाएगा, वैध कहलाएगा न्यायालय की नजरों में। ठीक, और उसके पहले मैंने आपको बताया कि उसका भरण पोषण कौन करेगा? भाई जिसके पास अभिरक्षा न्यायालय दे दे, अभिरक्षा जिसके पास में है तो वो जो है क्या करेगा? उसकी भरण पोषण देखरेख करेगा। ठीक है ना। इसमें एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और ये है कि भाई मान लो जिसके पास अभिरक्षा नहीं है तो अभिरक्षा में क्या होगा? जिसके पास अभिरक्षा नहीं है, मान लीजिए पिता को दे दिया अभिरक्षा, अब माता का एक टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा कि आप इस समय अपने बच्चों से मिल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें एक चीज ये ऐड कर लीजिएगा बस। देखिए, बाल विवाह पैदा हुए बच्चे की वैधता, बच्चा क्या कहलाएगा? धर्मज कहलाएगा, धर्मस्थता की बात करता हूं। अब धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 या धारा 4 के अधीन जारी आदेशों को संशोधित करने की जिला न्यायालय की सख्ती। अब मान लिए धारा 4 और धारा 5 के अधीन जो भी उन्होंने क्या किया हो, आदेश दिया हो। धारा 4 क्या कह रही भैया? धारा 4 क्या कह रही है कि बाल विवाह करने वाले महिला के भरण पोषण, ये भरण पोषण वाला प्रावधान और निवास वाला प्रावधान। ठीक, ये वाला प्रावधान। और धारा 5 बाल विवाह से उत्पन्न अभिरक्षा एवं जो बच्चे की अभिरक्षा और भरण पोषण से संबंधित, मतलब धारा 6 क्या कह रही है? धारा 6 तो हो गया ना। धारा 7 क्या कह रही है? धारा 4 या धारा 5 के अधीन जारी आदेशों को संशोधित करने की जिला न्यायालय की शक्ति। मतलब ये कि धारा 4 में अगर महिला को भरण पोषण दिया गया है और धारा 5 में अगर बच्चे की अभिरक्षा या उसका भरण पोषण की बात की गई है तो उसको जिला न्यायालय बदल सकता है। ठीक है ना, उसमें संशोधन वो कर सकता है। एक चीज याद रखेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो एक बार आदेश दे दिया तो वही मैंडेटरी, वही बात हो जाएगा। नहीं, जिला न्यायालय स्थिति परिस्थिति को देख करके वो आदेश बदल सकता है। ठीक, देखिए वो यही बात कह रहा है कि जिला न्यायालय को धारा 4 या धारा 5 के अधीन पारित किसी आदेश में कुछ जोड़ने, उसे संशोधित करने या रद्द करने। ठीक है, 3 बात कही है, या तो उसमें कुछ जोड़ दे, या तो उसको संशोधित कर दे, या तो उसे रद्द कर दे। रद्द करने की शक्ति होगी तथा यदि याचिका के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और यहां तक कि याचिका के अंतिम निपटारे के बाद भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तो वह कर सकता है। कोई भी परिवर्तन हो, कभी भी कर सकता है। ठीक है ना। अगर मामला लंबित है तो भी, और आदेश पारित हो गया है तो भी उसमें संशोधन एज इट इज वो कर सकता है। चलिए अगला स्लाइड, अगली धारा देखिए। अगली धारा क्या कहती है? धारा 8 कह रही है कि वह न्यायालय जिसमें याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब मान लीजिए, अब आपने कहा भाई जिला न्यायालय में याचिका दायर करेंगे, जिला न्यायालय में याचिका दायर करेंगे, तो भाई कौन से जिला न्यायालय में? कोई तो अधिकारिता होगी ना। ठीक है ना, कोई तो ज्यूरिडिक्शन होगा उसका। तो देखिए, अब एमपी की बात करूं तो अभी मैं एमपी से क्लास ले रहा हूं, तो एमपी की अगर मैं बात करूं तो 55 जिले हैं, तो क्या हर जिले में तो जिला न्यायालय है? तो क्या हर जिले में कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के अंतर्गत, मतलब इसको लेकर के आपने वहां पे याचिका दायर करनी है जिला न्यायालय में। धारा 3, धारा 4 या तो आप स्वर्ण घोषित करवा दें, स्वर्ण करनी घोषित करवा दें किसी विवाह को रद्द करने के लिए, और या तो 4 में भरण पोषण के लिए, किसके? महिला के लिए, और धारा 5 में बच्चे के भरण पोषण के लिए, ठीक, के अंतर्गत राहत प्रदान करने के प्रयोजन के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला न्यायालय में यह जिला न्यायालय भी शामिल होगा जिसमें, अब देखिए, उस स्थान पर क्षेत्राधिकार है जहां प्रतिवादी या बच्चा रहता हो। प्रतिवादी या बच्चा रहता हो। प्रतिवादी का मतलब होता है, एक होता वादी, एक होता प्रतिवादी। ठीक, तो वादी कौन होगा? जिसने याचिका दायर करी है, याचिकाकर्ता वादी कहलाता है, और जिसके खिलाफ याचिका दायर करी गई है वह प्रतिवादी कहलाता है। ठीक है ना। तो प्रतिवादी या बच्चा जहां रहता हो, अब मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे 2 शहर का नाम लूंगा मैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा एक छिंदवाड़ा है और एक भोपाल मान लीजिए। तो महिला जो है भोपाल में महिला जो है छिंदवाड़ा में रह रही है, और जो प्रतिवादी जो है वो पुरुष जो है वो भोपाल में रह रहा है। तो महिला कहां दायर कर सकती है? प्रतिवादी कहां रह रहा है? भोपाल में। तो महिला भोपाल में जाकर के कर सकती है, और बच्चा भी वहीं रह रहा है तो वो भोपाल में जाकर के कर सकती है। ठीक, या जहां विवाह हुआ, मान लो विवाह छिंदवाड़ा में हुआ, भाई वहां से आए लड़के वाले, यहां पे विवाह हुआ तो यहां पे कर सकती है। या
जहां पक्षकारों का अंतिम बार एक साथ निवास किया था। मतलब लास्ट टाइम जब वो एक साथ जहां रहे थे। अब होता है ना भाई कि दो हस्बैंड वाइफ है, अगर मान लीजिए अलग अलग जगह जॉब है, तो कोई एक ऐसी जगह देखते हैं कि भैया हम यहां रहना है तो यहां रहेंगे, तो आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं और मैं अपनी जॉब भी कर सकता हूं। कोई एक क्षेत्र डिसाइड कर लेती कि अब हम यहीं रहेंगे, तो वहां पे, ठीक है ना। या जहां याचिकाकर्ता प्रस्तुत है, प्रस्तुत करने की तारीख से निवास करती हूं। या याचिकाकर्ता मतलब जो याचिका करेगी महिला, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, वहां पे महिला हो या पुरुष हो, तो वो क्या कर सकता है, निवास स्थान पर अपने वाद दायर याचिका दायर कर सकता है। ठीक, पहला क्या हो गया, देखिए पहला क्या हुआ, पहला हुआ या तो प्रतिवादी जहां रहता हो, प्रतिवादी या बच्चा जहां रहता हो। दूसरा क्या कह रहा है भाई, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, क्षेत्राधिकार प्रतिवादी या जहां विवाह संपन्न हुआ हो, या जहां विवाह हुआ हो। शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, जहां विवाह संपन्न हुआ हो और जहां पक्षकार अंतिम बार रहे हों, अंतिम बार रहे हों, अंतिम बार रहे हों, मतलब उन्होंने निवास किया हो वहां पर। ठीक, और क्या बोल रहा है, या जहां पे याचिकाकर्ता रह रहा हो, चौथा पॉइंट, जहां याचिकाकर्ता निवास करता हो, जहां याचिकाकर्ता निवास करता हो। ठीक, यहां पे 4 पॉइंट दिए, प्रतिवादी या बच्चा जहां रह रहा हो, जहां विवाह संपन्न हुआ हो, जहां अंतिम बार रहे हो वो दोनों पक्षकार, पुरुष और महिला, या जहां पे याचिकाकर्ता निवास करता हो, वो याचिकाकर्ता में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। ठीक, चलिए अगला, अब देखिए, अब मैंने क्या पढ़ाया था आपको, 3 भागों में हमने प्रावधान को बांटा था, प्रक्रियात्मक, दंडात्मक और प्रशासनिक। तो प्रक्रियात्मक हमारा खत्म हो गया धारा 3 से लेकर के धारा 8। धारा 3 क्या कहती है, पक्षकारों के विकल्प पर क्या होगा, विवाह शून्य होगा। धारा 4 क्या कहती है, अब विवाह शून्य हो गया है तो महिला क्या होगी, महिला पक्ष को क्या होगा, भरण पोषण देना पड़ेगा और उसका निवास स्थान का प्रावधान भी किया गया है। धारा 5 क्या कहती है कि बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों की अभिरक्षा एवं भरण पोषण, अब मान लीजिए उनसे कोई संतान की प्राप्ति हुई तो उसका भी भरण पोषण करने का अधिकार है, पाने का अधिकार है, तो उसकी अभिरक्षा और भरण पोषण कौन देगा, वो निर्धारित करेगा कौन, न्यायालय, जिला न्यायालय। अब देखिए बात हो गई, अब वो बच्चे का जन्म तो हुआ, बच्चा पैदा भी हो गया है, तो बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे की वैधता मतलब धर्मस्थता क्या कहलाएगा, धर्मज होगा या अधर्मज होगा, धर्मज होगा। ठीक है ना। धारा 7 वही की, अगर धारा 5 और धारा 4 में अगर आपने कोई याचिका दायर करी है और उसमें कोई आदेश आ गया है तो जो न्यायालय है उसमें संशोधन कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। ठीक, या तो वो मामला लंबित हो या तो वो मामले में आदेश आ गया हो। ठीक, अगला देखिए धारा 8 क्या कहती है, वह न्यायालय जिसमें याचिकाकर्ता प्रस्तुत की जानी, मतलब उसने अधिकारिता बताई है कि आप किस न्यायालय में जाकर के जो है आप जो है वाद दायर करेंगे। ठीक है ना, तो यही बताया गई है, प्रतिवादी या बच्चा जहां रहता हो, विवाह जहां संपन्न हुआ, अंतिम बार रहे हो, या याचिकाकर्ता निवास करता हो। अगला चलिए अब देखिए दंडात्मक प्रावधान क्या है। अब देखिए इसमें एक चीज बता दूं आपको, इस अधिनियम की बहुत अच्छी खास बात है कि इसमें दंड जो है लगभग बराबर है, हर मामले में दंड बराबर है। ठीक, अब धारा 9 क्या कहती है, बालिग पुरुष द्वारा विवाह करने पर दंड। अब मान लो कि एक बालिग पुरुष है, ठीक है ना, एक बालिग पुरुष है और उसने किसी नाबालिग से शादी कर ली। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति 21 वर्ष का हुआ और क्या किया, एक महिला के साथ उन्होंने 17 वर्ष की महिला के साथ शादी कर लिया, तो वो क्या होगा, अब उसके लिए क्या दंड होगा वो देखेंगे। बालिग पुरुष द्वारा विवाह करने पर दंड, या तो कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष का हुआ हो और वो उसने क्या किया हो, किसी 17 वर्ष की महिला से विवाह कर लिया हो। और धारा 10 क्या कह रही है, बाल विवाह संपन्न करने पर दंड, संपन्न कराने पर दंड, और जो बाल विवाह करवा रहा है उसको भी दंड दिया जाएगा। ठीक, उसमें माता पिता भी आते हैं। बाल विवाह को बढ़ावा देने या
अनुस्थापित करने की अनुमति देने के लिए दंड। ठीक, बाल विवाह को बढ़ावा देने के लिए भाई, प्रोत्साहित करने के लिए। कोई व्यक्ति होते ना कि अरे भाई कर लो, आजकल तो सभी कर रहे हैं, तो ट्रेंड है, आप भी कर सकते हो, आप भी करिए, प्रोत्साहित कर रहा है उसको। ठीक, दुष्प्रेरित करना कहते हैं उसको। लॉ की बात करूं तो उसको दुष्प्रेरित करना कहते हैं। ठीक, तो बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुस्थापित करने की अनुमति देने के लिए दंड। ठीक, अब यहां पे खास बात क्या है, इन सभी में दंड समान है, आपको एज इट इज याद हो जाएगा। दंड क्या है इसमें? दंड है भाई इसमें 2 वर्ष का कठोर कारावास, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास। और प्लस क्या होगा? जुर्माना। और जुर्माना कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है वो 1 लाख तक। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 लाख तक जुर्माना। 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना कितना होगा? मैक्सिमम 1 लाख। तीनों में वही है, या तो कोई नाबालिग पुरुष कोई बालिग पुरुष नाबालिग महिला से विवाह कर ले तो भी यही दंड है, या बाल विवाह संपन्न कराने वाले को भी यही दंड है, या बाल विवाह को करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले के लिए भी यही दंड है। ठीक, तो दंडात्मक प्रावधान ये होगा, तीनों में दंड यही है, याद रहेगा। ठीक, अब ये 3 धारा ऐसी खत्म हो गई। अब देखिए, अब बात है प्रशासनिक प्रावधान में। देखिए, प्रशासनिक प्रावधान में केवल 2 धाराएं हैं। प्रशासनिक प्रावधान का मतलब कि जहां पे प्रशासन प्रशासन कौन निर्धारित करेगा, कौन काम करेगा बाल विवाह रोकथाम के लिए, वो ये चीजें बताई गई है इसमें। ठीक है ना, तो धारा 13 देखिए, बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए न्यायालय की निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति। अब देखिए निषेधाज्ञा क्या है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कहीं बाल विवाह हो रहा है और ये जानकारी लगती है हमारे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को कि भाई ये फलाना फलाना जगह है और यहाँ पे जो हो रहा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को जानकारी लगती है कि यहाँ पे बाल विवाह कराया जा रहा है। अब ये भाई साहब जाएंगे किसके पास? जिला न्यायालय के पास। और जिला न्यायालय के पास जाने के बाद में वो वहां पर क्या करेंगे? आवेदन दायर करेंगे कि भाई वहां पे जो है बाल विवाह हो रहा है। तो फिर वहां पे जिला न्यायालय जो है वो निषेधाज्ञा जारी करेगा। जिला न्यायालय नहीं, सॉरी, यहाँ पे जिला न्यायालय नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहां पे आएगा आपका JMFC या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या महानगर मजिस्ट्रेट, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो यहां पर जो है न्यायालय क्या करेगा? निषेधाज्ञा जारी करेगा कि भाई आप बाल विवाह नहीं कर सकते। और जैसे ही उसने निषेधाज्ञा जारी करा और उसके बाद भी अगर निषेधाज्ञा जारी करने के बाद भी बाल विवाह हो रहा है, तब भी उसको फिर क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। और वो दंड कितना होगा? वही पहले वाला 2 वर्ष का कठोर कारावास, 2 वर्ष तक का। ठीक, मतलब मिनिमम जो है वो 2 वर्ष है, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास। कठोर कारावास प्लस जुर्माना। और जुर्माना कितना होगा? 1 लाख तक। जुर्माना कितना होगा? 1 लाख तक जुर्माना होगा। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए क्या बताया मैंने कि किसी भी जो हमारे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी हैं, अगर इनको जानकारी लगती है कि भाई कहीं पे बाल विवाह हो रहा है, तो ये जाएंगे किसके पास? न्यायालय के पास। और न्यायालय कौन सा होगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, महानगर मजिस्ट्रेट होगा। तो JMFC और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये दोनों हैं जो क्या करेंगे? निषेधाज्ञा जारी करेंगे। ठीक है ना, और वो अगर निषेधाज्ञा जारी हो गई है उसके बाद भी वो बाल विवाह करते हैं तो 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और प्लस जुर्माना, जो कि कितना हो सकेगा? 1 लाख तक का हो सकेगा। और अब ये अगला देखते हैं। ठीक, अब अगला क्या कहता है? धारा 16 वही बात करती है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्य सरकार। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। जितना वो चाहे वह राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती, जितना राज्य सरकार चाहे। तो ये था हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। इसमें जो इंपॉर्टेंट
धाराएं थी वो मैंने आपको कराया, ठीक है ना। और अब जो है हम जो है अगली स्लाइड जो है आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस छोड़ करके नहीं जाएंगे, आपको इसको पूरा करना है ताकि आपको पता चले कि आपने जो है कितनी ध्यान से क्लास लगाई है, ताकि ये क्वेश्चन आपको बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। आप अपने आप को भी थोड़ा सा जज करिए, ठीक है ना। देखिए हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। आप जाइए धारा 2 में। धारा 2 में मैंने आपको क्या बताया था, धारा 2A में क्या दी हुई है, बालक की परिभाषा दी हुई है, ठीक है ना। और धारा 2B में क्या दी हुई है, बाल विवाह की परिभाषा दी हुई है। तो आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी बताएं। धारा 2B आएगा। चलिए अभी एक से दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय कौन सा होगा। हाँ भाई बताइए, बताया था मैंने कि सक्षम न्यायालय कौन होगा, सक्षम न्यायालय होगा जिला न्यायालय। सक्षम न्यायालय कौन सा होगा, जिला न्यायालय। याचिका कहां दायर की जाएगी, जिला न्यायालय में, ठीक है ना। यहीं पे जो है केस का ट्रायल चलेगा। कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है, मतलब बाल अधिकार का हनन का उदाहरण है, बाल अधिकार हनन का उदाहरण है, ठीक। शिक्षा दिलाना, नहीं भाई ये कैसे हो सकता है। बच्चों को हॉस्टल भेजना, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। बाल विवाह ये हो सकता है, देखेंगे। सुरक्षा देना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सुरक्षा देना, बच्चे को हॉस्टल भेजना, शिक्षा दिलाना, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है भाई बाल विवाह। बाल विवाह करवाना जो है बच्चे के अधिकार का हनन है। चलिए नेक्स्ट, शारदा अधिनियम से संबंधित है, शारदा अधिनियम से संबंधित है। अब देखिए, विधवा विवाह, बहु विधवा विवाह, इंटरकास्ट विवाह या बाल विवाह। तो इसका आएगा बाल विवाह। देखिए एक पॉइंट आपको बताता हूं, 2006 का जो अधिनियम है बाल विवाह अधिनियम, उसमें क्या ये पहला एक्ट है बाल विवाह को रोकने के लिए? नहीं। पहला एक्ट कौन सा? शारदा एक्ट। पहला एक्ट है शारदा एक्ट, जो कि 1928 में बना था और 29 में ये लागू हुआ था, ठीक है ना। तो बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहला एक्ट जो है वो है शारदा एक्ट, ठीक। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहला एक्ट जो बना था वो बना था 1928 में, शारदा एक्ट, ठीक। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, शारदा एक्ट 1928 या 29, ये तब का अधिनियम है, ठीक है ना। समय समय में इसको संशोधन किया गया, लेकिन बाद में इसको हटा करके रिपील कर करके 2006 में ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया, ठीक। ये शारदा एक्ट का नाम याद रखेंगे, ये पेपर में आ सकता है आपके क्वेश्चन, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, बालिकाओं के बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए और समाज के जागरूकता फैलाने के लिए कार्यरत योजना। अब भाई ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका HW। इस क्वेश्चन को आप ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है आपसे, आप ढूंढिएगा इसको। अगर आप इसको ढूंढेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आप किसी चीज को गूगल में सर्च करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपको जो चीज चाहिए होती है वो तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन उससे और एक्स्ट्रा चीजें जो आपको नहीं पता होती है, लेकिन वो आप जो ढूंढते हैं ना उससे आपको पता चल जाता है। तो आप खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर होना चाहिए। आपको एक अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर जो है खोजू प्रवृत्ति बिल्कुल होनी चाहिए, आपको हर चीज को खोजना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगला
यदि कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे सजा होगी। मैंने बताया था कोई बालिक, कौन सी धारा याद करिए, धारा 9, ठीक है ना। धारा 9 क्या कहती है कि अगर कोई बालिक पुरुष किसी नाबालिग से शादी कर लेता है तो उसके लिए दंड कितना है। दंड मैंने आपको पहले ही बताया, पूरे एक्ट में दंड जो है वो सेम है, एज इट इज दंड है, ठीक। और वो क्या है, 1 साल सजा, कोई जुर्माना बिल्कुल नहीं। बी क्या कहता है, 2 साल कठोर सजा, 1 साल तक का जुर्माना हो सकता है। 5 साल सजा बिल्कुल नहीं। 2 साल कठोर सजा, 50,000 जुर्माना बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ तो हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है। ये आएगा आंसर, 2 साल कठोर सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। अब देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्त कौन करता है। कौन करता भाई नियुक्ति, हमने क्या पढ़ा था प्रशासनिक प्रावधान में, धारा बताइए, धारा 16। धारा 16 में कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार नियुक्त करती है, ठीक। धारा 3 से लेकर के धारा 8 तक क्या है, प्रक्रियात्मक प्रावधान है। धारा 9 से लेकर धारा 11 तक क्या है, दंडात्मक प्रावधान है। और धारा 13 और धारा 16 में क्या है, आपके प्रशासकीय प्रावधान है, ठीक है ना। तो धारा 16 क्या कहती है, राज्य सरकार नियुक्त करता किसको, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, ठीक। अगला देखिए, क्या भारत में साक्षरता दर और बाल विवाह के बीच कोई सीधा संबंध है। अब ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए आप, है ना। क्या भारत में साक्षरता दर और बाल विवाह के बीच कोई सीधा संबंध है। तो भाई देखें क्या कहता ऑप्शन, हाँ, उच्च साक्षरता दर से बाल विवाह की दर कम होती है, हो सकता है भाई। अगला देखिए, नहीं, साक्षरता दर और बाल विवाह के बीच कोई भी संबंध नहीं है, ठीक, ऐसा तो नहीं है। सहसंबंध निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त डेटा है, नहीं। साक्षरता दर और बाल विवाह के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। तो बताइए आपको एप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है। पहला लग रहा है आपको कि हां, उच्च साक्षरता दर से बाल विवाह की दर कम होती है। अगर आपका जो है साक्षरता दर अच्छी होगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो वे बाल विवाह नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है साक्षरता से। और बाल विवाह का अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, तो उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है गरीबी। जो गरीब बच्चे होते हैं ना, और जो गरीब परिवार होता है, वो बहुत जल्दी सोचता है कि भाई हम अपने बेटे की शादी कर दें, बेटे की शादी कर दें। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, आदिवासी एरिया है वो, तो वहां पर भी कुछ ऐसे परिवार है जहां पर जिनके घर में 4-4 बेटियां हैं, 4-4, 5-5 बेटियां हैं, केवल और केवल पुत्र प्राप्ति के लिए उनके यहाँ 4-4, 5-5 बेटियां हैं। तो वो चाहते हैं कि अब वो गरीब परिवार से हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी है, अब तो इनका विवाह करना है, तो वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इनका विवाह कर दें, क्योंकि वे तो सक्षम होते नहीं है, गरीब जो लोग हैं तो सक्षम होते नहीं है, तो वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बेटी को जो है विवाह कर करके दूसरे घर में भेज दें, ठीक है ना। सबसे मेन कारण है गरीबी भी एक इसका मुख्य कारण है बाल विवाह का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये 8 क्वेश्चन हो गए, 8 ही क्वेश्चन थे। चलिए, थैंक यू। तो ये था बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। और आने वाले जितने भी एक्ट हैं वो लेकर के आऊंगा मैं। अगर आपका इसी तरह प्यार बना रहा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है, अलग अलग सब्जेक्ट्स, लॉ से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएं हैं वो सब में ये काम आता है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी लेकर के आऊँगा। आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा एक्ट पढ़ना है। और मैं एक इसकी प्लेलिस्ट बनवा रहा हूँ जिसमें आप सारे एक्ट पढ़ सकते हैं। जो महिला पर्यवेक्षक में जो इंपॉर्टेंट है वो सारे एक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जो भी आपकी क्वेरी होगी आप अपने जो YouTube के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे जरूर डालेंगे, तो मैं जरूर आपके कमेंट जो है पढ़ूंगा और उसको क्लियर करूंगा। और जो मैंने आज का एक होमवर्क दिया है वो आप जरूर करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, ठीक है। इसको आप देख करके बताएंगे, इसको ढूंढेंगे।
सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को क्या करें, शेयर करें। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।